लिमिटेशन ऑफ वीवीटी। अब देखो, हम सब कुछ बॉन्ड वगैरह सब सही बना रहे हैं, हम स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सही बना रहे हैं। ऑक्टेट रूल फेल हुआ तो कौन आया? वीवीटी। वीवीटी ने बोला जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है, 6 बॉन्ड भी बना सकता है, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। तो सब चीज सही से ही बताया, बस एक दो चीजें इसने गलत बताया है। बात करते हैं क्या गलत बताया है। पहला पॉइंट अगर हम बात करें, जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं CH4। CH4 में अगर हम बॉन्ड बनाए तो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन है। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड, ये इसके साथ बॉन्ड और ये इसके साथ बॉन्ड। तो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहां के हैं? सोच के बताओ कहां कहां के हैं? एक एस का है और 3 सबको दिख रहा है, ये एस का है और ये 3 कहां का है? पी का। और हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन कहां का है? ये कहां का है? ये कहां का है? ये कहां का है? ये ओवरलैपिंग कौन सा होगा? एस एस। ये कौन सा होगा? कौन स्ट्रांग होता है? एस एस ज्यादा स्ट्रांग होगा। नहीं, यहां पर एक बार लिख लो, यहाँ पे ये कौन सा एस है? 1s है और ये 2s है। और ये कौन सा है? 1s है और 2p है। तो नंबर तो सेम है ना, तो sp इज मोर स्ट्रॉन्गर देन होगा ना? होगा नहीं? हुआ था ना, नंबर सेम हुआ तो क्या देखेंगे? pp इज मोर देन sp, sp इज मोर देन, नंबर सेम है ना दोनों का। तो ये 1s और ये 2s है। नहीं, ये तो 2s है ना, ये 1s लिखा मैंने, 1s और ये 2s सही है। और ये 1s और ये 2p बराबर है ना? है कार्बन का, कार्बन का 2s होगा, 1s और 2s सही है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ, इसमें CH4 का बॉन्ड बनाया गया है और ओवरलैपिंग देखा गया, तो 3 ओवरलैपिंग आया sp और 1 ओवरलैपिंग आया ss। तो अकॉर्डिंग टू VBT, पहले देख लो इसके बाद लिखना, अकॉर्डिंग टू VBT 3 overlapping is sp which is stronger than ss, which is stronger than SS overlapping, SS overlapping। तो ये सब हम किसके अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं? VBT के अकॉर्डिंग। VBT ने बोला था कि अगर नंबर सेम है तो PP इज मोर स्ट्रॉन्गर देन SP और SP इज मोर स्ट्रॉन्गर देन SS। तो इसलिए हमने यहां पर बोला कि ये S और P ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस SS से। ये VBT ने बोला था। VBT का हर चीज सही था, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना बॉन्ड बनाएगा, कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सब कुछ सही से बताया। बस इस चीज का एक्सप्रेशन उसने गलत बताया। जब इस बॉन्ड को प्रैक्टिकली देखा गया, मतलब इस बॉन्ड को, जो ये बॉन्ड बना हुआ है 4, और इस बॉन्ड को प्रैक्टिकली देखा गया कि ये बॉन्ड का, इसको तोड़ने में कितना एनर्जी लग रहा है, प्रैक्टिकल करके देखा गया। इस कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लग रहा है,
इस कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लग रहा है? इस कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लग रहा है? इस कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा? तो जब प्रैक्टिकल करके देखा गया तो ये जो 4 C और H बॉन्ड है, चारों में इक्वल एनर्जी लग रहा था। यानी इसको अगर तोड़ने में मान लेते 100 किलो जूल लगा, तो इसको भी तोड़ने में 100 किलो जूल ही लग रहा था। इसको भी तोड़ने में 100 किलो जूल ही लग रहा था, इस बॉन्ड को तोड़ने में, और इसको भी तोड़ने में 100 किलो जूल एनर्जी लग रहा था। ये प्रैक्टिकल समझ में आया। और VBT क्या बोल रहा था कि ये जो तीनों है वो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग ओवरलैपिंग, इसका मतलब इसको तोड़ने में क्या लगेगा? ज्यादा एनर्जी लगेगा। यानी अगर इसको 100 किलो जूल लगेगा तो ये भी 100 किलो जूल लगेगा और ये भी 100 किलो जूल लगेगा, लेकिन ये 80 किलो जूल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वीक है। यही बोल रहा है ना, S and P इज स्ट्रॉन्गर देन SS ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये जो ओवरलैपिंग है वो क्या है? वीक है। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या है? वीक है। इसको तोड़ने में एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस तीनों में एनर्जी क्या लग रहा था? सेम, क्योंकि ये तीनों SP थे और ये क्या था? SS, जो कि वीक था, इसमें कम एनर्जी लगना था। तो इसके अकॉर्डिंग ये डेटा आ रहा था, मतलब एक हमने डेटा मान लिया है। लेकिन प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग डेटा क्या आ रहा था? जो ये SS ओवरलैपिंग था वो भी क्या आ रहा था? सेम एनर्जी ले रहा था। समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? तो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट हो गया प्रैक्टिकल चीज से, और इसके थ्योरेटिकल मतलब VBT के थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट होने लग गया। उसने ये बोला कि 3 को तोड़ने में इक्वल एनर्जी देना पड़ेगा, चौथे को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये वीक ओवरलैपिंग है। जबकि प्रैक्टिकल देखा गया कि चारों को तोड़ने में इक्वल एनर्जी लग रहा है, और इस चीज को VBT समझा ही नहीं पा रहा था। इस चीज को VBT समझा ही नहीं पा रहा था कि ये चारों में इक्वल एनर्जी क्यों लग रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना और ये वीक है, क्योंकि ये SS है और ये SP है। तो SP इज मोर स्ट्रॉन्गर देन SS, इसका मतलब इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। ये तो बात बिल्कुल सही बोला उसने। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि एनर्जी चाहे ये हो चाहे SS हो, क्या लग रहा है? इक्वल लग रहा है। तो उसका ये जो ओवरलैपिंग वाला केस है, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? वो फॉल्स होता जाएगा, गलत होता चला जाएगा। बाकी सिग्मा और पाई गलत नहीं बताया, सिग्मा और पाई बिल्कुल सही बताया। इसीलिए VBT में सिग्मा और पाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बाकी जो ओवरलैपिंग बताया, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, सब गलत हो गया है। समझ में आया क्या? तो आगे चल के केवल VBT में एक ही रोल आता है। हालांकि ओवरलैपिंग के बारे में सबसे पहले बात किसने किया? VBT ने किया था, क्योंकि उससे पहले कौन सा लॉ था? लुईस डॉट स्ट्रक्चर था, वहां ऑक्टेट रूल था। तो ऑक्टेट रूल ऐसा नहीं कि फेल हो गया था, ऑक्टेट रूल लिमिटेशन में आया था, तब VBT आया। तो VBT में ऐसा नहीं गलत बताया, VBT में ओवरलैपिंग करना सबसे पहले बात किया, VBT नहीं। ऑक्टेट में ओवरलैपिंग के बारे में बात नहीं होता था। ऑक्टेट में केवल नॉर्मली शेयरिंग बोल दिया जाता था, और इसने बताया कि शेयरिंग का रियल मीनिंग क्या होता है, कि ओवरलैपिंग हो रहा है। समझ में आया क्या? सिग्मा और पाई का VBT ने बताया, लेकिन जो ये ओवरलैपिंग के बारे में बता दिया कि ये ओवरलैपिंग SS है और ये SP है और ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, यही बात इससे गलत निकल गया। क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ और आ रहा था और ये कुछ और बोल रहा था थ्योरेटिकल लैंग्वेज में। तो अकॉर्डिंग टू VBT, 3 ओवरलैपिंग इज SP विच इज स्ट्रॉन्गर देन SS। समझ में आया क्या? जिसको तो ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल, all CH और all four CH bond have required equal energy
टू ब्रेक द बॉन्ड, टू ब्रेक द बॉन्ड। प्रैक्टिकल क्या समझ में आया? चारों को तोड़ने के लिए इक्वल एनर्जी चाहिए, और ये क्या बोल रहा है, इस तीनों को तोड़ने के लिए इक्वल एनर्जी और इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि ये वीक है, और ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और बात को VBT समझा ही नहीं पा रहा था, इस बात को समझाएगा कौन? हाइब्रिडाइजेशन समझाएगा, वो बता देगा कि ये कैसे इक्वल है। लेकिन हर चीज VBT का गलत नहीं है, समझ में आया ना क्या गलत है? केवल ये पॉइंट में वो रॉन्ग हो गया था। इसको पहले आप राइट डाउन कर लो। एक कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ आया, समझ में आया? कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ आया, समझ में आया सबको? तो इसको राइट डाउन कर लेना। तो दिस वन इज ए फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ VBT। और ऐसा नहीं कि केवल CH4 के लिए बता रहा है, सबके लिए बातें करेगा। जहां जहां ऐसा आएगा, जिस जिस कंपाउंड के लिए आएगा उसके लिए बात करेगा। हमने बस एक एग्जांपल CH4 के लिए बताया। लग रहा है चेयर लग रहा है तुम लोग के लिए मंडे से अच्छा रहेगा ना? बहुत बोर हो गया है ऑनलाइन तुम लोग के लिए, बहुत लॉस है। हाँ, पोर्शन कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोर्शन में टॉपिक पूरा चैप्टर हटाएगा तब ना। पोर्शन में से कोई एक पार्ट निकालेगा तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो पार्ट पढ़ाना ही पड़ेगा हमें। और एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है। अगर एक पोर्शन निकालता भी है चैप्टर ना, अब जैसे मान लो 11 का केमिकल बॉन्डिंग ही निकाल देता, आगे वो समझ में नहीं आएगा। पीरियोडिक टेबल निकाल देगा, आगे उसको समझ में नहीं आएगा, तो निकाल के क्या फायदे? कोई ऐसा चैप्टर है जो एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो उसको अगर निकाल भी देता है तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ना ही है उसको। लिख लिए सबने? सेकेंड लिमिटेशन में लिखना, अकॉर्डिंग टू VBT, बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज 90 डिग्री, बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। ये भी गलत बताया था। 90 डिग्री कैसे बता दिया था वाटर में? तो वाटर में हम बॉन्ड कुछ ऐसा बनाते हैं, और ये क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? तो ऑक्सीजन में दोनों इलेक्ट्रॉन P का है, और ये कहाँ का है? S का है। तो ये मान लेते हैं ऑक्सीजन का ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? S का है सॉरी, P का है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। ये दो पेयर्ड है, और ये PX मान लेते हैं और ये PY मान लेते हैं। तो एक हमने PX मान लिया और एक हमने PY मान लिया। दिस वन इज PX और दिस वन इज PY। अब ये ओवरलैपिंग हुआ S और P, तो ये S हाइड्रोजन का S है और ये हाइड्रोजन का P। एक बार मैंने बताया भी था। तो ये ऑक्सीजन का S है और ये हाइड्रोजन का P है। एक बॉन्ड ये बना था, एक बॉन्ड ये बना था, और एक बॉन्ड ऐसे बना था। ये हाइड्रोजन का ये ऑक्सीजन का है और ये हाइड्रोजन का है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का है P ऑर्बिटल्स, और ये भी ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल्स है। ये हाइड्रोजन का है और ये भी हाइड्रोजन का है, ठीक है। लोन पेयर यहाँ है। इस दोनों के बीच में जो एंगल दिखाया गया है वो 90 डिग्री बताया VBT ने, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर एक ओवरलैपिंग इधर हुआ, एक ओवरलैपिंग इधर हुआ,
और दोनों के बीच में जो एंगल बता दिया गया, दोनों के बीच में जो एंगल बता दिया गया वो 90 डिग्री बता दिया गया, इनके बीच में और इस ओवरलैपिंग के बीच में 90 डिग्री बता दिया गया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग था प्रैक्टिकल। अब इस चीज को बताया कौन? भेस्पर थ्योरी, ठीक है, हैबिटेशन भी नहीं बताएगा, भेस्पर बताएगा। हम जब भेस्पर में आएंगे तब बताएंगे कि ये 109.104.5 कैसे हो गया। क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा तभी गलत होगा। ये पूरा जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग सही था, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बात किया था ना वो रॉन्ग बता दिया था कि ये स्ट्रॉन्ग होगा ये वीक होगा, क्योंकि अगर वो सही रहता तो फिर मीथेन में जो चारों बॉन्ड है उसको तोड़ने में इक्वल एनर्जी लग रहा था, और ये क्या बोल रहा था? 3 को तोड़ने में इक्वल एनर्जी लग रहा है, चौथा को तोड़ने में एनर्जी क्या लग रहा है? कम लग रहा है। इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, प्रैक्टिकल आ रहा है कुछ और, इसका थ्योरी बता रहा है कुछ और। तो ये केवल ऐसा नहीं कि मीथेन के लिए, सबके लिए वैलिड है, वो अगर ऐसा आता है तो सबके लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन स्ट्रॉन्ग है ओवरलैपिंग, तो मान के चलना है कि किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? वीवीटी के अकॉर्डिंग, और हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है? वीवीटी के अकॉर्डिंग। वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। एक्सेप्शन नंबर सेकंड समझ में आ गया? राइट डाउन कर लिए। तो ये बॉन्ड एंगल समझ में आया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने आता है ना वाटर का, तो वाटर के बॉन्ड कैसे बनाएंगे? एक बॉन्ड यहां बनाएंगे और एक बॉन्ड यहां बनाएंगे, और ये दो लोन पेयर। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये कौन बता रहा है? वीवीटी बता रहा। और ये थोड़ा मैं ड्रॉ करके दिखाया हूं, ये इसका एस वाला, एस वाला, और ये कौन सा है? सॉरी, ये पी वाला और ये एस वाला, और ये कौन सा है? ये पी वाला है। पी वाला कौन है? ये पी एक्स है, और ये तो पी वाई और पी एक्स एक दूसरे क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे, और ये ओवरलैपिंग हुआ यहां से, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? लेकिन ये गलत था, समझ में आया क्या? तो अगर ओवरलैपिंग का डायरेक्शन सही था, ये डायरेक्शन में है ना, तो इसीलिए वीवीटी ने सबसे पहला बार बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। ओवरलैपिंग डायरेक्शन में हो रहा है ना, एक्स में हो रहा है, वाई में हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, कि उसमें हम ये सब बातें नहीं करते हैं कि पी एक्स में ओवरलैपिंग हो, उसमें ओवरलैपिंग के बारे में बात ही नहीं होता है, उसमें तो कंप्लीट ट्रांसफर होता है, लॉस और गेन होता है। इसमें ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं। तो जब ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं तो हम पी एक्स लाते हैं, पी वाई लाते हैं। जब ये बातें हम करने लगते हैं पी एक्स और पी वाई, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, कोवैलेंट जो है वो क्या है? डायरेक्शनल है, उसमें डायरेक्शन होता है। एक्स और वाई में बातें हम करते हैं, ओवरलैपिंग डायरेक्शन में होता है, ये नहीं जहां मन करेगा वहां ओवरलैपिंग नहीं कर लेगा। समझ में आया क्या? तो कोवैलेंट बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड, उसमें डायरेक्शन होता है। और ये बात किसने बताया? वीवीटी ने बताया। तो वीवीटी ने बहुत कुछ बताया है, ओवरलैपिंग के वजह से बहुत चीजें सिखाया, लेकिन कुछ कुछ चीजों पे वो रॉन्ग हो गया। सिग्मा पाई बनाना सबसे बेटर बताया उसने, ओवरलैपिंग के बारे में बताया सबसे पहले ओवरलैपिंग है और डायरेक्शनल होता है, यही से समझ में आता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बात कर दिया उसने ना, वो रॉन्ग हो गया उसका। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट और भी लिख लो कि वीवीटी कैनॉट एक्सप्लेन शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। वीवीटी कैनॉट एक्सप्लेन shape and size of molecules. VVT cannot explain shape and size of molecules. VVT cannot explain shape and size of molecules. क्या तुमने देखे क्या कि किसका शेप क्या है क्या नहीं है? शेप और साइज पढ़े क्या? नहीं। तो ये लिमिटेशन है। तो अब दिमाग में बैठा के चलना है कि हमने दो रूल पढ़ लिया,
एक तो हमें ऑक्टेट रूल पढ़े, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यानी अब मान के चलो थोड़ा सा ऐसे कि जो 10th क्लास में, अभी तुम थोड़ा सोचो कि क्या क्या सीख लिया हमने। 10th क्लास में तुम बॉन्ड बनाना जानते थे, मतलब थोड़ा बहुत जानते थे कि आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है जहां पर शेयरिंग वगैरह होते हैं, और आयनिक में क्या होता है, कंप्लीट लॉस और गेन होता है। तो यहां भी हमने वही चीज पढ़ा, कंप्लीट लॉस और गेन होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। लेकिन और हमने क्या क्या चीज सीखा। अब कोवैलेंट में देखो, शेयरिंग के बारे में, शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग कैसे होता है, ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट रूल कैसे कंप्लीट होता है, ऑक्टेट रूल फेल भी हो जाता है, 8 से ज्यादा जिसका कंपाउंड सेंट्रल एटम के पास, ऑक्टेट रूल फेल हो गया था, फिर भी वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता था, तो VBT आया, वो बोला कि ऑक्टेट वगैरह कुछ नहीं है, जो जितना बॉन्ड बनाना है वो बना सकता, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास जितना है वो जंपिंग करवा के, और बताया कि सल्फर 2 बॉन्ड भी, 4 बॉन्ड भी और 6 बॉन्ड भी बना सकता है, क्लोरीन 1 3 5 7 भी बना सकता है, फास्फोरस 3 और 5 बना सकता है, 4 नहीं बना सकता है। तो यहां से चीजें समझ में आया कौन कितना बॉन्ड बनाएगा और कैसे कैसे शेयरिंग होती है। शेयरिंग का रियल मीनिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग। और उसने हाइड्रोजन गैस के लिए बना के बताया कि हाइड्रोजन गैस जो है H2 कैसे ओवरलैप होता है, कैसे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ कैसे डिफाइन किया जाता है। वो ग्राफ बनाया था मैंने पोटेंशियल एनर्जी वाला, कहां पर ग्राफ, कैसे पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ बनाया था ना, ऐसे कहां पर बॉन्ड एनर्जी कैसे डिफाइन होगा, बॉन्ड लेंथ कहां डिफाइन होता है। तो ये हम ओवरलैपिंग के अंदर, और कोवैलेंट डायरेक्शनल होता है, हम px py के बारे में बात करते हैं, कब सिग्मा बनता है, पाई बनता है, सिग्मा कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है, क्योंकि ये सब चीजें हम नहीं जानते थे 10th में। सिग्मा का बनना, पाई का बनना, लेटरल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, साइडवे ओवरलैपिंग, एस क्या बनाएगा, एस ओवरलैपिंग, एसवी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, सिग्मा पाई ओवरलैपिंग के बारे में जाने, बॉन्ड एंगल के बारे में जाने, ये सब चीजें हमने जाना। लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें ऑक्टेट रूल लिमिटेशन में आया था, फेल नहीं है, इसीलिए हम बार बार पढ़ते हैं। वो लिमिटेशन यानी कुछ कंपाउंड तक ही वैलिड है, बाकी कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो बाकी कंपाउंड को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, VBT। लेकिन VBT में कुछ प्रॉब्लम निकल के आ गया। VBT गलत नहीं है, VBT सही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें प्रॉब्लम आ गया उसमें, मीथेन में। अब मीथेन में 3 बॉन्ड इसके अकॉर्डिंग इक्वल एनर्जी के थे और एक थोड़ा कम एनर्जी का था, जबकि प्रैक्टिकली क्या था, चारों बॉन्ड लेंथ क्या था, इक्वल थे। तो इस चीज को समझा नहीं पा रहा था, तो नया अब आएगा रूल आएगा, वो बताएगा कि चारों कैसे इक्वल है। समझ में आएगा। और अभी तक VBT शेप और साइज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि किसका शेप क्या है, साइज क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है। समझ में आएगा। तो इस चीज को अब बताएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहां से हम 3 मेन पढ़ते हैं। तो यहां से जो स्टार्ट करेंगे वो आपका मेन पार्ट होगा, मतलब क्वेश्चन ज्यादा ऑक्टेट रूल और VBT से दिया तो जाता है लेकिन कम दिया जाता है। जो मेन क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको हाइब्रिडाइजेशन से दिया जाएगा और वेस्पर थ्योरी से दिया जाएगा, और आपको MOT से ज्यादा आता है। मतलब कंपटीशन में बैठोगे तो ये 3 पार्ट से मेन क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो है वो आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में यही चलता है हमारा। और यही से मॉलिक्यूल्स का शेप, साइज, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो, और दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाइब्रिडाइजेशन। यानी 3 पॉइंट यहां से पढ़ेंगे, तीनों पॉइंट के बाद हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड हो जाएगा। लेकिन तीनों पॉइंट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, तो राइट डाउन। अब ये समझ में आ गया हाइब्रिडेशन क्यों आया होगा, क्या एक्सप्लेन करने आ रहा है, वो शेप और साइज एक्सप्लेन करने आ रहा है, और क्या एक्सप्लेन करने आ रहा है। एक एग्जांपल CH4 में चारों बॉन्ड इक्वल क्यों है, तो ये भी जानना है कि हाइब्रिडेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो जो चीज VBT में प्रॉब्लम आ रहा था उसको एक्सप्लेन करने आ रहा है, हाइब्रिडेशन आ रहा है। तो उस चीज को हमें जानना भी है कि हाइब्रिडेशन कैसे उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, कि मीथेन के अंदर चारों बॉन्ड इक्वल एनर्जी के कैसे हैं। प्रैक्टिकल जो है वो ये बताएगा थ्योरेटिकल टर्म में, ये चारों एनर्जी कैसे इक्वल एनर्जी के हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने आ रहा है, शेप और साइज बताने आ रहा है, बॉन्ड एंगल बताने आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन।
यानी जो चीजें कमियां रह गई थी VBT में वो इसको एक्सप्लेन, यानी हाइब्रिडेशन पढ़ने का मतलब है नहीं कि हम नया बॉन्ड बनाना सीखेंगे, कौन कैसा बॉन्ड बनाता है कैसा बॉन्ड नहीं बनाता है, सब वही रहेगा हमारा, बॉन्ड वही बनाएगा, 4 बॉन्ड ही बनाएगा, सल्फर 6 बॉन्ड ही बनाएगा, 2 बॉन्ड ही बनाएगा, क्लोरीन उतना ही बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने में कोई नया तरीका हम नहीं सीखेंगे, तरीका हमें सीखेंगे कि हम उसमें और एडवांस जाएंगे, कैसे कि उसका शेप क्या होगा, एंगल क्या होगा, मीथेन में चारों बॉन्ड एनर्जी जो कार्बन और हाइड्रोजन का चारों इक्वल कैसे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन देगा। ये नहीं कि नया हम बॉन्ड बनाना सीखेंगे। समझ में आया क्या? आवाज आ रही सबको ना? तो हाइब्रिडेशन पढ़ने के पहले हम पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, और फॉर्मल चार्ज। तो राइट डाउन हेडिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम डेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अभी पहला 2 बॉन्ड हमने सुना है, आयनिक बॉन्ड सुना है और कोवैलेंट बॉन्ड सुना है, तीसरा बॉन्ड आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के किसके टाइप में आएगा, आयनिक में आएगा या उसमें आएगा कोवैलेंट? तो हम बोलेंगे कि लिख लो पहला पॉइंट, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड ही है लेकिन स्पेशल टाइप है ये। तो दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट का ही टाइप है, ये कोई नया बॉन्ड नहीं है कि हम नया बॉन्ड सीख रहे हैं, इसमें भी शेयरिंग होता है। तो दिस वन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया क्या? स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात रहा यहां पे कि हम कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएं और किस कंडीशन में बनाना है हमें। यानी कि हर जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है, पर्टिकुलर केसेज में ही हमें क्या बनाना होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है। तो आपको पर्टिकुलर केसेज ढूंढना पड़ेगा कि किस किस केसेज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जनरेशन होता है, ठीक है, और कैसे होता है। तो एग्जाम्पल हमें देखना पड़ेगा कि किस किस एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और कैसे बनता है, हाउ टू फॉर्म। देन आफ्टर हम बताएंगे कि इसमें फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या फॉर्मल चार्ज का क्यों आया है, फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है, वो क्यों आ गया, फॉर्मल चार्ज का रियल मीनिंग क्या है, या उसका पढ़ने की नीड क्या है। हर चीज पढ़ने के पीछे नीड है, ये नहीं कि हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ने के पीछे नीड है। जब कोवैलेंट बॉन्ड था ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों आ गया, तो उसके पीछे लॉजिक है। देखो कैसे लॉजिक है। अब मान लो हमसे बॉन्ड एग्जाम्पल में बोला गया कि आप NO2 का बॉन्ड बनाओ, NO2 का बॉन्ड बनाओ, तो हमने लिखा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 होता है ना, 5 है। अब 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2। ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3। यहां कितना बना दिया, यहां नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना दिया, जो कि नाइट्रोजन जो है कभी, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता ही नहीं है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यहां 4 बॉन्ड बना दिया, बिल्कुल गलत बना दिया, बिल्कुल गलत बनाया। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना दिया, बिल्कुल गलत बॉन्ड बनाया है। तो सोचो ये कि जब कोवैलेंट बॉन्ड VBT ने बताया होगा कि बॉन्ड आप बनाओ, तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना के उसने तो गलत बताया, VBT गलत नहीं है यहाँ पे, बट हम बॉन्ड गलत बना रहे हैं। तो उससे पहले ऐसा थोड़ा है कि जब बॉन्ड नहीं बन रहा इसका मतलब NO2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, NO2 में तो होगा ना। हम बॉन्ड नहीं बना पा रहे इसका मतलब थोड़ा है कि NO2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, NO2 होता होगा लेकिन हम बॉन्ड गलत बना रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी कंसेप्ट में क्या है, गलतियां है। यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया वो
आपको VBT के बाद आया है, यानी जो डेटिव बॉन्ड आया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया, वो लुईस को भी नहीं मालूम था कि कैसे ये बॉन्ड बनाया जाता है। लुईस दूसरे तरीके से इस बॉन्ड को बनाता था। वो कैसे बनाता था हम आगे बात करेंगे। तो जब VBT में कुछ कुछ बॉन्ड नहीं बन पा रहा था, और भी बॉन्ड है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी बॉन्ड है जिसमें नहीं बन पाता है। अब मान लेते हैं हम CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऐसा थोड़ा है कि हम बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना नहीं पा रहे हम। तो इस केस में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो या तो हम गलती है, हमारा कंसेप्ट में मिसिंग है, या हम सही से बना नहीं पा रहे हैं। अगर हम VBT के अकॉर्डिंग बनाए तो VBT बोलता है कि 2 बॉन्ड ये बनाएगा, 4 बॉन्ड ये बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं बनाना। ये बोलता है कि 3 बॉन्ड बनाएगा, जबकि 4 बॉन्ड बना दिए, पॉसिबल ही नहीं बनाना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा कंसेप्ट में मिसिंग है। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम बात करें HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और यहां हम बॉन्ड बना देंगे। और एक ऑक्सीजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। ये नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना चुका है। फिर इस ऑक्सीजन का क्या होगा? हम ऐसा भी नहीं बना सकते कि इस ऑक्सीजन को सर यहाँ पर लिख दो और फिर ऐसा लिख दो, ये सब बॉन्ड, ये भी गलत है बनाना, क्योंकि वो परऑक्सी लिंकेज इसके अंदर होता नहीं है। वो चेक करके देखा गया होगा कि परऑक्सी लिंकेज है नहीं इसके अंदर। तब ऐसे केसेज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जनरेशन हुआ है। ऐसे केसेज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, यानी जहां बॉन्ड हम 15-20 एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर समझ में आ जाएगा कि इस एग्जांपल्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना तय है। हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिस में आ जाता है कौन कौन किस किस एग्जांपल्स में बनाना, हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। समझ में आया क्या? तो पहला जो एग्जांपल्स है, तो ये समझ में आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना होगा, क्योंकि जहां पर कोवैलेंट बना रहे होंगे हम और वहां पर गलतियां हो रही होगी, बन नहीं पा रहा होगा, तो वैसे केसेज में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जनरेशन हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंसेप्ट लेके आया, डेटिव बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो एग्जांपल्स हम और भी करेंगे तो समझ लेंगे कि किस किस एग्जांपल्स में डेटिव बॉन्ड बनता है। अब बात रहा कैसे बनता है, हाउ डेटिव बॉन्ड विल फॉर्म, कैसे डेटिव बॉन्ड बनता है, इसका कंडीशन क्या है, हाउ डेटिव बॉन्ड फॉर्म और इसका कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में बनता है। तो ध्यान से अब देखो, शेयरिंग करने के लिए मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग कर रहा है, तो इस दोनों का शेयरिंग में इसका अनपेयर्ड और इसका अनपेयर्ड क्या हुआ है, शेयर्ड हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है? मीथेन के अंदर इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और हाइड्रोजन वाला क्या हुआ है, शेयर्ड हुआ है ना। यानी एक इलेक्ट्रॉन्स एक एटम का, यानी एक ऑर्बिटल्स, यानी एक बॉक्स, ऐसा ही होता है ना। हाइड्रोजन और ये कार्बन का 3 ऑक्सीजन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का है और हाइड्रोजन का 4 है। तो एक हाइड्रोजन ये इसके साथ क्या होगा, शेयरिंग में होगा ना। एक और हाइड्रोजन है, ये इसके साथ क्या होगा, और क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ये दोनों शेयरिंग में है, ये दोनों शेयरिंग में है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेयर्ड के साथ क्या होता है, पेयर्ड में जाते हैं, शेयर में जाते हैं, ओवरलैप होते हैं ना। लेकिन कोऑर्डिनेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर में नहीं जाता है, तो क्या होगा। तो यही डिफरेंस है कोऑर्डिनेट में और कोवैलेंट में। डिफरेंस शेयरिंग का नहीं है, दोनों जगह शेयरिंग होता है, लेकिन कोवैलेंट में एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जबकि डेटिव में क्या होगा, और ध्यान से देखो डेटिव में क्या होगा। अब मैं इस एग्जांपल को समझा रहा हूं कि इसके अंदर क्या हुआ होगा।
डेटिव के अंडर क्या होता होगा? NO2 है। N नाइट्रोजन के बारे में हम अगर बात करें तो 1s2 2s2, ध्यान से सुनना, 1s2 2s2 2p3 आउटर सेल है ये, कोई डाउट नहीं है ना आउटर सेल में। और यहां पर P में कितने इलेक्ट्रॉन? जंपिंग तो पॉसिबल है नहीं, तो VBT क्या बोल रहा है? जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्डिंग, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना। तो नाइट्रोजन का यहां पे ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये देखो, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5। यहां तो किसी को डाउट? ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो चुके हैं? शेयर्ड हो चुके हैं, हो चुके हैं। ये अभी कुछ नहीं हुआ है, इसको ऐसे रख दो, ये वाला है। ये क्या है? पेयर्ड है ना, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना। अब चलो ऑक्सीजन के पास। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है ना। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 और 2p6। अब एक एग्जांपल पे समझ लो, फिर दूसरा एग्जांपल पे समझाते हैं। अब एक एग्जांपल पे समझ लो, इसके बाद दूसरे एग्जांपल पे समझाते हैं। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4। अच्छा, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस दोनों अनपेयर्ड के साथ क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड बन गया ना। ये इसके साथ अनपेयर्ड के साथ, ये इसके साथ, ये बच गया है, इसको साइड में रख दो, इसको कोई काम नहीं है। और ये भी बचा हुआ है। अब एक ऑक्सीजन और ऐसा होगा, एक 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन और ऐसा है। अब उस ऑक्सीजन के बारे में क्या सोचेंगे हम? 1s2 2s2 और 2p4, ये आउटर सेल है। अब यहां पर 4 अनपेयर्ड, सॉरी 2 अनपेयर्ड, ये वाला। अब इस अनपेयर्ड के लिए हमें बॉन्डिंग, यहां बॉन्ड बनाना जरूरी है, लेकिन बॉन्ड बनेगा नहीं। क्यों नहीं बॉन्ड बनेगा? क्योंकि नाइट्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। वैसे केस में होगा क्या, मुझे दूसरे एग्जांपल में समझाना चाहिए था। उसमें ऐसे एग्जांपल में क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से सुनना, ये अपने आप क्या हो जाएगा? पेयर्ड हो जाएगा। अपने आप क्या हो जाएगा? पेयर्ड हो जाएगा। और ये मत सोचना कि सर दोनों क्लॉकवाइज था, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज कैसे आ गया? वो एक बॉक्स में आते समय एक क्लॉक होगा, एक एंटी क्लॉक होगा। अब क्या होगा? ऑक्सीजन अपना कुछ इस तरह से बॉन्ड दिखा रहा है। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना नहीं है। अभी बॉन्ड बनने के पहले जो ऑक्सीजन का, यहां ध्यान देना, जो ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या हो गए? क्या हो गए? पेयर्ड हो गए। इस ऑक्सीजन में तो कोई समझना नहीं है, वो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बना है। अब जैसे पेयर्ड हो गया तो इसका एक ऑर्बिटल्स क्या हो गए? खाली हो गए। एक बॉक्स क्या हो गया? खाली। अच्छा, ऑक्सीजन का भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 6 है। और एक बॉक्स क्या है इसका? खाली है ना, खाली वैकेंट है। अब क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करेगा? डोनेट करेगा। पहले सुनना, इसके बाद लिखना। इस वैकेंट ऑर्बिटल को ये डोनेट करेगा, और इस डोनेशन को हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी अब थोड़ा ऐसे समझो,
कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या चाहिए था? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड के साथ क्या होता था? शेयरिंग होता था। एक अनपेयर्ड के साथ क्या होता था? शेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर, अब कोऑर्डिनेट में समझना क्या हो रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। उसमें एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है। हमारे पास क्या हो? लोन पेयर हो, और सामने वाले के पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल हो। इस ऑर्बिटल्स के बीच में, यानी ये वाला ऑर्बिटल्स और ये ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक लोन पेयर होना जरूरी है, और दूसरे के पास क्या होना जरूरी है? वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है। इसमें हमेशा एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा। डोनर के पास लोन पेयर होना जरूरी है, और एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। यानी ये भी एक टाइप का शेयरिंग ही है। लोन पेयर का शेयरिंग हो रहा है किसके बीच में? ये वाला लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में शेयरिंग हो रहा है। एंड दिस वन इज आल्सो ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जहां शेयरिंग होता है कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में बनने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड के साथ क्या होता था? शेयरिंग। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा? एक एटम डोनर होगा और एक एटम क्या होगा? एक्सेप्टर होगा। डोनर के पास क्या होना जरूरी है? लोन पेयर। और एक्सेप्टर के पास होना क्या जरूरी है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में क्या होता है? शेयरिंग होता है। यानी इस लोन पेयर और इस वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा? शेयरिंग होगा। तो डेटिव बॉन्ड में याद रखना, दो एटम होते हैं, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। डोनर ऑलवेज अपना लोन पेयर डोनेट करता है। डोनेट करना मतलब हमेशा के लिए ट्रांसफर नहीं कर दिया। लोन पेयर ये बीच में रख देता है कि ये लोन पेयर हमारा है, हम बीच में रख देते हैं, तुम भी यूज करो और हम भी यूज करेंगे। यानी शेयरिंग हुआ है, यानी कि ट्रांसफर हो गया, हमेशा के लिए दे दिया, डोनेट कर दिया, नहीं, वो बीच में रख के शेयरिंग कर रहा है। अब ऐसे अगर लोन पेयर ये अपना शेयर किया, शेयरिंग किया, तो अब इसके पास ये लोन पेयर दोनों इसके लिए काउंट होगा। तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया? अब मत सोचना कि ऑक्सीजन सर एक ही बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया? क्योंकि ये 2 4 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे ना, क्योंकि शेयरिंग में है इसके। तो इसका ऑक्सीजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। डोनेट करना मतलब हमेशा दान में नहीं दे दिया। डोनेट करने का मतलब बीच में रख लिया और तुम भी यूज करो हम भी यूज करें, शेयर कर रहा है। कंप्लीट लॉस नहीं कर दिया उसने 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसके पास ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 होते हैं। तो ये 2 बोला कि तुम यूज कर सकते हो, तो 2 जब यूज करेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 8। यानी ऑक्टेट इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया क्या? ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये नहीं सोचना है कि सर यहां तो एक ही बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड इसलिए बनाता था कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना था, और यहां एक ही बॉन्ड के द्वारा उसका ऑक्टेट क्या हो रहा है? कंप्लीट। क्योंकि जो डोनर है एक ही बार में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तुम एक ही बार में 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। अपना अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करो? पेयर्ड करो, और मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में ले लो। तो इन कोऑर्डिनेट, अभी और एग्जांपल्स बता रहा हूं तुम लोगों को। इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा तुम्हें। इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 एटम इज डोनर और अनदर एटम इज एक्सेप्टर। डोनर जो एटम होता है अपना लोन पेयर क्या करता है? शेयर करता है, जिसको हम डोनेट बोलते हैं। तो डोनेट का मतलब ये मीनिंग मत निकाल लेना कि वो कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया। तो जो डोनर होता है वो अपना लोन पेयर क्या करता है? शेयर करता है। किसको साथ शेयर करेगा? एक्सेप्टर के। एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था? अनपेयर्ड इसके पास और अनपेयर्ड इसके पास होता था। इसमें क्या होना चाहिए? एक के पास, डोनर के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। समझ में आया? मान लो लड्डू देना है हमें, तो हमारे पास लड्डू होना चाहिए, तुम्हारे पास लेने के लिए जगह होना चाहिए।
अब ऐसा नहीं हो कि हमारे पास लड्डू है तुम्हारे पास लेने के लिए जगह नहीं है, या ऐसा हो कि तुम्हारे पास लेने के लिए जगह हो हमारे पास लड्डू नहीं हो। तो हम डोनर है, तुम क्या हो, एक्सेप्टर हो। तो हमारे पास लोन पेयर होना, तुम्हारे पास वैकेंट ऑर्बिटल होना, तभी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया क्या? तो और भी एग्जांपल्स अभी दिखा रहे हैं, तो अभी एक दो पॉइंट्स अभी लिख लेंगे हम। तो लिखो, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितना भी पढ़े उसको मैं थ्योरेटिकल लिखवा रहा हूं, फिर हम एग्जांपल्स और भी करवाएंगे। इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड one atom is donor atom, one atom is donor atom. In coordinate bond, one atom is donor atom which shared their lone pair, which shared their lone pair, which shared their lone pair, which shared their lone pair to the acceptor atom, to the acceptor atom, to the acceptor atom which has vacant orbitals, खाली जगह होना चाहिए उसके पास, which has vacant orbitals, which has vacant orbitals। यानी इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर का शेयरिंग होता है किसके बीच में, डोनर और एक्सेप्टर के बीच में। डोनर के पास लोन पेयर होना और एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना, दोनों के बीच में लोन पेयर क्या होता है, शेयरिंग। आगे लिखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। और इसमें आगे लिख लेना, हेड टुवर्ड्स एक्सेप्ट, हेड टुवर्ड्स, हेड टुवर्ड्स, हेड टुवर्ड्स एक्सेप्टर एंड टेल टुवर्ड्स डोनर, टेल टुवर्ड्स डोनर। ये एरो ऐसे लिखते हैं, हेड टुवर्ड्स एक्सेप्टर एंड टेल टुवर्ड्स डोनर, टेल टुवर्ड्स डोनर। समझ में आया क्या? टुवर्ड्स, टेल टुवर्ड्स डोनर। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? व्हाट विल बी रिक्वायरमेंट टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? donor atom should have lone pair and acceptor atom should have, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अच्छा, हम नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल्स दिखाएंगे, ठीक है? कि एग्जांपल्स देखेंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअली में यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसे अभी समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल्स बताएंगे और तब हमें उसमें कोई डाउट है बोलो।